ही देर पहले पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कहा गया कि भारत के हितों के साथ कोई समझौता ना किया गया था, ना है और ना कभी उनके हित के साथ कोई भी समझौता किया जाएगा, और इसीलिए इस ट्रेड डील को सरकार बता रही है ऐतिहासिक। लेकिन विपक्ष को इस पर लगातार शंका है और विपक्ष को लगता है कि सरकार दबाव में काम कर रही है और विपक्ष इस डील से सैटिस्फाइड नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है सरकार, ये कह रही है। तो इन शंकाओं को दूर कैसे किया जाए? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, जो सोया रहता है उसको जगाया जाता है ना, जो नखड़ा किया रहता है उसको थोड़े ना जगाया जाता है। विपक्ष को तो हमेशा शंका रहती है, G20 होगा तो भी शंका होगा, राष्ट्रपति अभिभाषण करेंगी तो भी शंका होगा, भव्य राम का मंदिर बनेगा तो भी शंका होगा, 370 धारा समाप्त होगी तो भी शंका होगा, महिलाओं के लिए कानून आएगा तो भी शंका होगा। तो इस शंका के समाधान में तो राहुल गांधी जी खुद ही सशंकित है, और एक सशंकित व्यक्ति वो सब पे शंका करता है। आप बताइए भाई, टैरिफ लगाया कौन था? अमेरिका। हटा कौन रहा है? अमेरिका। हित में किसके है? भारत के। तो खुश कौन होगा? भारत। अगर कोई भारत का नहीं है, वो मान रहा है कि नहीं भारत का अहित चाहिए, ऐसा विपक्ष तो मुझे लगता है दुनिया में देखने को कहाँ मिलेगा। मान लीजिए वो टैरिफ कम नहीं होता, वो हमारे हित में था कि टैरिफ कम हो गया, वो हमारे जो हमारे हित में है, भारत के हित में, देश के हित में, सर्वहित में अगर हो जाता है तो क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी जी से नफरत है तो भैया मोदी जी से नफरत करिए, लेकिन राष्ट्र क्यों नफरत कर रहे हैं? आज टेक्सटाइल उद्योग से पूछेंगी पूर्णिमा जी, भारत सर्वाधिक जो है वो कपड़ों का, बने हुए कपड़ों का निर्यात कहाँ करता है? अमेरिका में करता है। अगर जितनी हमारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव में है, यहीं पे बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी, ओरिएंट क्राफ्ट है, मॉडेलामा है, और शाही एक्सपोर्ट से बहुत सारे एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड़गांव में है या नोएडा में है, वो पूरे देश में बहुत सारे, तो वो भारत में है कि कहीं और पे? अगर भारत का कोई भी व्यक्ति खुश होता है, भारत के उद्योगपति खुश होते हैं, भारत के किसान खुश होते हैं, भारत के लोग खुश होते हैं, तो उससे नहीं खुशी होना है। और बयान कैसा कैसा देते हैं राहुल गांधी जी, कह रहे नहीं, हैं तो मुझे कुछ पता है शंकाओं कि को क्या फिर बात सिंह साहब दूर कर दीजिए ना। कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई, डेयरी सेक्टर से जुड़ी हुई जिन शंकाओं के साथ विपक्ष आ रहा है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने तो इससे पहले भी, मुझे याद है, प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, कैसे दूर करेंगे? हाँ। हमारा विपक्ष जो है ना, विपक्ष की भूमिका में रहेगा तो दूर है, विरोधी की भूमिका में रहेगा तो नहीं दूर है। क्या 11 साल में भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, वो देश के लिए कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किए? किसी भी विषय पे पीठ थपथपाए? जिबूती में जब भारत के लोग जो है युद्ध में फंस जाते हैं, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर या भारत के विदेश मंत्री या भारत के कोई मंत्री जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उस समय भी उनको ढीली नजर आती है। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सही सलामत अपने देश के लोगों को ले आए, तो पीठ थपथपाने के बाद उसमें भी कहते हैं कि उसमें भी कुछ नजर ही आता है। दरअसल नजर इसलिए आता है कि नजर में दोष हो गया है। अब इस दोष को जनता तो दूर कर ही रही है। मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से आज पूरा देश ये देख रहा है, दुनिया ये देख रही है कि इस डील से किसको फायदा हुआ। 50% रहता तब राहुल गांधी जी खुश थे, या 50% घट गया तब उनको खुश होना चाहिए? कब खुश होना चाहिए? उस समय तो कह रहे थे बहुत ज्यादा हो गया, तो जब कम हो गया तब खुश हो जाइए, या ज्यादा हो गया तब खुश हो गया। क्या आप चाह रहे हैं कि कोई भी फैसला जो देश हित में, राष्ट्र हित में, सर्वहित में, समाज हित में, लोगों के हित में रहे, वो नहीं ठीक है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और राहुल गांधी जी की बातों को हमें लगता है देश के लोग ठीक है, नजरअंदाज करते चलते हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि लास्ट बात हाँ। आपको, लास्ट बात कहता हूँ, क्यों करके चलते हैं। एक बातें रहे तो मान लीजिए, पूरी दुनिया मानती है भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत में सभी धर्म सुरक्षित है, भारत में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जाके कहते हैं कि यहाँ तो सिख ही नहीं सुरक्षित है, यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं सुरक्षित है, यहाँ तो संवैधानिक संस्थाएं गिरवी है। कौन कहता है? अंग्रेज क्योंकि भारत में कोई अच्छा कार्य करने नहीं आए थे। अंग्रेज जितने बीज बोए, विभाजन का बीज बोए, उसी में से एक बीज ये हुम ने कांग्रेस पार्टी बनाकर किया। तो मुझे लगता है कि हमको नाराज थोड़े ना होना चाहिए, और भारत के लोगों को अंदेशा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग ठीक है विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ देशहित में है, जनहित में है, तो फिर जाहिर है कि संसद के पटल पर इसका पूरा विवरण रख दिया जाए, सारे इफ्स एंड बट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुशाग्र सक्सेना साहब, एक बहुत सीधा सा सवाल है, जब सारी चीजें साफ साफ बताई जा रही हैं तो बीजेपी की भाषा में विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये साफ साफ चीजें किसके द्वारा बताई जा रही है। 10 मई 2025 से लेकर आज तक 80 बार ट्रंप अपने मुंह से वैश्विक पटल पे बोल चुका है
हर बार हमारी तरफ से घोषणा डोनाल्ड ट्रंप आकर करता है। क्या ये क्लोज डोर डील जो हुई है, देश को उसको जानने का हक नहीं है? किस तरीके की विशुद्ध मूर्खता भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के दिखा रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर आ गया वो पढ़ के बोल दिया एक तरफा। भाषा में मेरे सभ्यता को नहीं, और बताने की जरूरत नहीं है। नेता सुनिए मूर्ख हैं। सुनिए नहीं, व्हाट्सएप से पढ़ने की क्या जरूरत है उनको? सुनिए सुनिए एसएन सिंह जी, सुनिए, अभी व्हाट्सएप आपको से और गुस्सा पढ़ने की आएगा। सक्सेना साहब क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए। नहीं, विशुद्ध मूर्खता, विशुद्ध मूर्खता जैसी कोई बात आपकी तरफ से कैसे की जा सकती है, मुझे ये बताइए कुशाग्र जी। भाषा में मर्यादा ले आइए, और राहुल गांधी जी की भी भाषा में मर्यादा ले आइए। अभी आपको और मौके दूंगा गुस्सा करने के। भाषा में मर्यादा ले आइए तो अभी तो आप बहुत बौखलाएंगे। अभी सुनिए, आपकी बड़ी अच्छी से यहाँ पे सफाई होगी। आपको आपके भाषा में अगर इतनी अशुद्धता होगी, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी, एक सेकंड सिंह साहब, सिंह साहब एक सेकंड, आप अपनी एक चीजों को सेकंड सिंह बताइए। साहब, एक सेकंड, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड। कुशाग्र सक्सेना साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर आप विशुद्ध मूर्खता जैसे इस्तेमाल करेंगे और अभी यही पलट के विशुद्ध मूर्ख कह दे अगर राहुल गांधी को, एसएन सिंह साहब, आपको बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे इतना बताइए। अरे सुनिए ना, आराम से बात करिए ना सर, आराम से बात करिए। चिल्लाने से जो कहा जाता है वो सच नहीं हो जाता है, तो आराम से सुनिए। मैं भी आराम से आपको कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुद्दे की बात करने की बजाय किसकी विशुद्ध मूर्खता है और किसकी विशुद्ध बुद्धिमत्ता है, इस पर आने से बेहतर मैंने सीधे सीधे ये पूछा। आपको समस्या ट्रंप ने कुछ बता दिया तो सरकार इधर बता रही है तो आपको मानना नहीं है, आप किसकी मानेंगे फिर, मुझे ये बताइए ना। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम तो बस उसी पर आइए ना फिर, विशुद्ध मूर्खता और विशुद्ध बुद्धिमत्ता पर मत जाइए ना फिर। मुद्दे की बातों से तो उन्होंने भटकाया है, 36 बातें वो उल्टी बोल के गए, तो मेरा तो फर्ज बनता है जवाब देने का। क्या कि विशुद्ध मूर्ख बताएंगे आप उनको? ये आपका फर्ज नहीं बनता है, के लिए बैठा हूँ। ये आपका फर्ज नहीं बनता है कुशाग्र जी। अगर आपको अपने फर्ज में, आपका फर्ज क्या है, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की डिलेमा है तो उसको क्लियर कर लीजिए। मुद्दे पर आते हैं, हाँ मुद्दे पर आइए, बेटर मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने अपना व्हाट्सएप का जो इनको पोथा मिला इन्होंने पढ़ लिया। मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने क्यों बोला विशुद्ध मूर्खता का ये परिणाम है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी जब अमेरिका ने न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया था, तब अमेरिका हमारे ऊपर सिर्फ 3.30% का टैरिफ लगाता था, और जब न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह जी ने करी थी तो वो टैरिफ घटा के 2.9% का करा गया था। और उसके बाद भी इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील हो जाती है, मगर कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नाच गाने के प्रपंच नहीं किए। ये खुशी किस बात की जता रहे हैं? ये खुशी इस बात की जता रहे हैं जो टैरिफ इनकी मूर्खताओं की वजह से, इनकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से 50% तक पहुंच गया था, आज वो 18% हुआ है। 3% जो टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर लगाता था, आज ये उसे 18% तक लेकर आए हैं, तो ये खुश हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला विशुद्ध मूर्खता का ये सीधा साधा परिणाम है। हाँ हाँ, आप ही से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो बैठे हैं वो, आप ही से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो बैठे हैं वो। तो सर्टिफिकेट हमें भाजपा से आप इसीलिए अवतरित हुए कुशाग्र सक्सेना जी कि आप आएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, फिर बीजेपी को पता चलेगा कि वो कहां से तैयारी कर कर आती है, कहां से नहीं। उसको जस्टिफाई करने की बजाय मुद्दों पर आइए। जो 5 सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उन सवालों पर चर्चा करिए सीधे सीधे, और ये मैं अब आखिरी बार बोलूंगी। ठीक है रितेश जी, आपके पास मैं आ जाती हूँ जब तक इनका ऑडियो क्लियर होता है। पहले सिंह साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद जाती हूँ आगे। गुड मॉर्निंग। देखिए 10 सेकंड, चूंकि दर्शक देख रहे हैं और बड़ा जिम्मेदार चैनल है और बड़ी जिम्मेदारी से आप डिबेट करते हैं, मैं बहुत सरल और छोटी सी बात कहूंगा। मैं कहूंगा मूर्ख को कोई सींग पोछ नहीं होता, उसकी जुबान से पता चल जाता है कैसा होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाई राहुल गांधी जी जितने सवाल उठाते हैं, क्या सारे सवाल सार्थक होते हैं? नहीं सार्थक होते हैं। जब सेना कार्रवाई पाकिस्तान पे करती है तो भी राहुल गांधी जी कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है। क्यों भाई, आपको क्या जल्दी लगी है? क्यों आप कहते हैं कि हमारा गलवान में हमारे सैनिक पीटे गए? क्यों आप इस तरह की बात, आप देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, आप भारत को क्यों कमजोर समझते हैं? चौथी बात मैं कहूंगा, यह डील भारत के हित में है कि नहीं, इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। कौन मूर्ख है कौन सही है सब पता चल जाएगा। अगर डील नहीं हो रहा था तो किसका नुकसान हो रहा था? पांचवी बात मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, लास्ट बात, कि आप देखिए भारत अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। अमेरिका पहले क्या करता था दुनिया के साथ, आज कैसा कर रहा है, तो उसकी नीति है। लेकिन भारत अपनी नीतियों पे आज भी अटल है। उसने कहा कि आप रसिया के साथ
कोई डील करेंगे तो हम बढ़ा देंगे। हमने तो रसिया के साथ डील नहीं छोड़ी, उसके बाद आप घटा दिए, तो जीता कौन हारा कौन? दरअसल कांग्रेस जो है वो जार सोरोस से पैसा ले लेगी तो जार सोरोस के लिए कार्य करेगी, चाइना से कई सौ करोड़ रुपया ले लेगी राजीव गांधी फाउंडेशन में तो उसके लिए कार्य करेगी। तो ये दलाली का कार्य करने वाले दलालों को ये कहिए कि देश की जनता आपको जानती है, इसलिए आपके नाव को डुबाकर और भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी। ठीक है रितेश जी, अब आप ऑडिबल हैं, अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं अपने जवाब पूरा नहीं कर पाया था, कृपया मेरे को प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए एसएन सिंह जी ने जिस तरीके की भाषा का अभी प्रयोग करा, अब इस पे आपत्ति मैं भी जता सकता हूं, क्योंकि दलाली कौन कर रहा है? आरएसएस के मुख्यालय में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन क्या करने गया था वो आज तक किसी को नहीं पता लगा, और आरएसएस किस हक से चाइनीज डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऑफिस में बुलाती है? अब दूसरी बात में एक सेकंड प्लीज, इसे फालतू की बहस का अखाड़ा मत बनाइए। यहाँ और लोग भी हैं चर्चा में शामिल होने के लिए हैं। कुशाग्र सक्सेना साहब कहते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होती हैं। न्यूक्लियर डील के समय आईएईए की निगरानी में कौन था, ये बताइए। न्यूक्लियर डील के समय टैरिफ का रेट क्या था? आईएईए की निगरानी में कौन रहा? अप्रत्यक्ष दबाव किसकी सरकार में रहा? एफडीआई के लिए ओपन मार्केट जब आप लोगों ने दिया तो क्या उससे छोटे कारोबारियों पर असर नहीं पड़ा? क्या टैरिफ रेट थे? और आज 18% का टैरिफ रेट बनाकर तमाशा हो रहा है संसद में। प्रधानमंत्री तमाशा होता है संसद में? और क्यों संसद में तमाशा होता है? ये संसद में तमाशा होता है? अपना स्वागत कराया जाता है, देश को जानकारी नहीं दी। खैर, आप लोगों की लैंग्वेज अगर मैं करेक्ट करने बैठूंगी तो बहस नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों की अगर लैंग्वेज करेक्ट करने बैठूंगी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आपके हिसाब से संसद में तमाशा होता है, इधर कोई नाच गाना करता है, इधर कोई विशुद्ध मूर्ख है। तो पहले जरा इसको करेक्ट कर लीजिए, और जब आप शांत हो जाएं, जब आपको लगे तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा सक्सेना साहब, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रितेश जी आपके पास आती हूँ। अगर जितनी भी मांगे विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही हैं उसमें एक मांग बहुत क्लियर है कि कोई भी डील हुई है और वो सशर्त डील है, तो ये सशर्त डील क्या जानने का अधिकार लोगों को नहीं है? अगर संसद में इस पर खुली चर्चा होती है और ये बात ओपन रहे कि क्या सशर्त डील है, तो सारा का सारा किस्सा खत्म है ना। पूर्णिमा मैम, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से मुझे अपने मंच पे, अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी का रुख रखने के लिए इस टैरिफ डील पे मैं आपको सहज धन्यवाद देता हूं। मैम, हमारी नज़र में आज का दिन ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस डील ने ये साबित कर दिया है कि विश्व के जब भी 2 मजबूत नेता और 2 मजबूत लोकतंत्र आपस में मिलकर काम करते हैं तो परिणाम हमेशा अभूतपूर्व होता है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके कारण ही उनकी ये कूटनीति की जीत हुई है जो कि राष्ट्रहित से सम्मिलित है। और आगे मैं इस चीज़ का भी आपने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जी को भी धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके कारण इस टैरिफ डील पे, इस रेट पर हमें बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए आना पड़ा है, जिसके कारण आगे चलकर रोजगार में भी सृजन होगा। बिकॉज ये सबको पता है कि जब भी टैरिफ डील कम होता है तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ता है, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार में सृजन होता है, जब रोजगार में सृजन होता है तो मेरा मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसको रोजगार मिलता है, वो सशक्त बनता है। तो इस लिहाज से मैं और मेरी पूरी पार्टी इस बिल का पुरजोर स्वागत करती है। ठीक है, निपुण आलमबयान साहब, अमेरिका ने 50% टैरिफ को कर दिया 18%। अब इसको आप टेक्निकल कंसेशन के तौर पर देखेंगे, बढ़ती हुई बार्गेनिंग पावर के तौर पर देखेंगे, या विपक्ष जो कह रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कंप्लीटली,
यानी आपने अमेरिका ने जैसा जैसा चाहा, अमेरिका ने जैसी जैसी शर्तें भारत पर लादनी चाही, 50% से 18% लाने के लिए भारत तैयार हो गया हर किसी बात पे। देखिए पूर्णिमा जी, अभी जो डील हुई है उसका फाइनली जो डॉक्यूमेंट है वो पूर्ण रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा जो प्रेसिडेंट ने की और फिर पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया, हम उसके आधार पर देखें, निश्चित रूप से स्वागत योग्य। और आप देखेंगे हमारे नेबर में भी, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, उन सबसे ज्यादा कम टैरिफ सीधा 50% से घटकर 4% आ जाना, ये निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन समझौता हुआ है। हालांकि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप के पूरे एक्स ट्वीट पे देख रहा था तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि भारत जो है $500 बिलियन का हमारे साथ में क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ये बातें थोड़ा सा अतिशयोक्तियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 साल में भी इतना ज्यादा ट्रेड होने वाला नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप इस बात कह रहे हैं। लेकिन 18% डील का होना, पहले डोनाल्ड ट्रंप का करना, फिर इसके बाद पीएम मोदी का, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दोनों के उस ट्वीट में किया गया वो गौर करने लायक था। पीएम मोदी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूज किया, पीएम मोदी ने कहा कि पीस की बात भी की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल इकोनॉमिकली बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो गाजा पीस बोर्ड है उसकी भी बात इसके अंदर रखी गई है। हो सकता है भविष्य में उसमें भी हम अस्थायी मेंबरशिप की ओर बढ़े। इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमें भी आपसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। पर अभी मैं देख रहा था जैसे कांग्रेस के हमारे भाई साहब जो बोल रहे थे कि 3%, अगर हम उस तरह की बातें करेंगे तो 71 में यही अमेरिका था जो हमको मारने आ रहा था, और वही अमेरिका था कि जिसके साथ हम बैठकर आपका न्यूक्लियर डील कर रहे थे। तो चीजें बदलती है, चीजों को साफ से देखना चाहिए। जब आज अमेरिका सारी दुनिया के साथ टैरिफ एक वॉर चला रखा है, उस कंडीशन में अगर हम 18% पर आ जाते हैं, हम तो पहले से बात कर रहे थे। आप देखिए कई बार हमने चर्चा की कि 18% के आसपास हमारी डील हम लोग प्रस्तावित कर रहे थे कि 18% पर आ जाइए, तो ये तो हमारी शर्तों पे हुई है ना डील। अगर हम 18% को हम पहले से प्रस्तावित कर रहे थे। हाँ। और देखिए क्या होता है कि जब बराबरी का कद हो गया, पहले बराबरी का कद नहीं था, ये बात कर रहे हैं 1988 की। 1988 में अमेरिका ने दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, जिसको आज कहा जाता है ग्लोबल साउथ, उन सभी देशों को रिबेट दी हुई थी। आज अमेरिका ये कहता है कि चीन भारत इस लेवल के नहीं है, चीन भारत बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो जब आगे बढ़ गए हैं तो इसका मतलब अमेरिका मान रहा है कि बराबरी की बात करेंगे भैया। तो बराबरी की बात है। पहले वो जीएसपी की बातें थी, जो भाई साहब बोल रहे थे वो 1988 का जीएसपी था। जीएसपी के थ्रू वो रिबेट दी गई थी। जीएसपी तो खत्म कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया था। तो ये बातें उस समय की 88 की बात करना और आज करना तो कहीं भी तर्क संगत नहीं है उस चीज को लेकर करना। लेकिन मैं ये कहूंगा निश्चित रूप से बहुत पहले से वेटिंग था, और अमेरिका इस बात को जान गया। ईयू के साथ समझौते होने के बाद मैं मानता हूं कि चीन की आक्रामकता और अमेरिका की बदलती नीतियों के बीच में भारत ने जो अपना धैर्य दिखाया, धीरज दिखाया, उसकी ये विजय है। और हमने मजबूर कर दिया बिना बोले कि 11 महीने के अंदर नतीजा मिला है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब ये नहीं भूल सकते हैं कि सामने है ट्रंप, और ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कई मामलों में, और खास तौर पर रूस के साथ तेल का आप जिक्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे लेकर कोई ट्वीट में जिक्र नहीं था, लेकिन ये ट्रंप की तरफ से जिक्र था। फिर रूस का भी ये स्टेटमेंट आया कि कोई आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से हमसे तेल ना खरीदने की बात नहीं की गई है। अब ऐसे में अगर मान के चलिए कि जो पेनाल्टी टैरिफ 25% का था, अब इसे लेकर अगर भारत इन कंटिन्यूएशन वो जारी रखता है, कम किया है तेल खरीदना रूस के साथ, की बात सच है, लेकिन अगर एज पर ट्रंप वो खत्म कर देता है और नहीं करता है इन केस, तो फिर तो ट्रंप कह देंगे वापस से हम 25% लगा देते हैं पेनाल्टी टैरिफ। देखिए पूर्णिमा जी, भारत चाहे वो ऑयल का ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी आर्थिक हमारी नीति हो, रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, उसमें जो भारत निर्णय जो लेता है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपने इम्पेरेटिव्स के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं लेता है। और भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डे 1 से इस बात को बता के रखा हुआ है कि भारत किसी दबाव में आकर के अपने आर्थिक निर्णय, अपने विदेश नीति और रक्षा नीति संबंधी निर्णय नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ये बातें अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कर दी हैं, लेकिन जाहिर है कि भारत अपनी बातों को कहने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र है,
और भारत के पास वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत के अपने विचारों को रखने के और अपने स्टेप्स को लेने के जो ऑप्शंस हैं, वो पूरी तरीके से ओपन है। और आगे आने वाले समय में आप भारत की सरकार क्या निर्णय लेती है वो हमें पता चलेगा। इस संदर्भ में जो स्पष्टीकरण या जो भी भारत की सरकार की नीति होगी उसके लिए हमें थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा, और अभी कुछ डिटेल्स आनी बाकी हैं इस ट्रेड डील के बारे में। तो जैसे जैसे ये डिटेल्स आएंगी वैसे वैसे और चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारत की सरकार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अपने स्वयं के निर्णय, अपने राष्ट्र के निर्णय, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि लेने की जो हमारी नीति है उसके साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अतिशयोक्तियां करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, एग्जैजरेशन करते हैं, लेकिन भारत जाहिर है कि ऐसे एग्जैजरेशन पे नहीं पड़ता है और भारत सूझबूझ के साथ और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, बहुत ही संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से सारी बातों को एनालाइज करते हुए अपने निर्णय लेता है। भारत के आज की सरकार ने ज्यादा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अनेक बयानों के बारे में न कहते हुए अपने एक्शंस के माध्यम से अपनी बातों को रखा है, और जिसको कहते हैं पूर्णिमा जी कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो भारत का जो अप्रोच है, चाहे वो तियानजिन में जो समिट रही हो, राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत रहा हो, या भारत के द्वारा जो भी आने वाले समय में निर्णय लिए जाएंगे, वो जाहिर है कि भारत अपने एक्शंस के माध्यम से। और मैं यहाँ अवश्य जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका आज ट्रेड डील करने पर विवश हुआ, उसके पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स की गई, और भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बता दिया कि हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, और ये जो विश्व है उसको भारत है, यूरोपियन यूनियन है, विश्व के अन्य इमर्जिंग पावर्स हैं, वो मिल करके भी चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अमेरिका जब हो तभी ये विश्व व्यवस्था चले। अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर इस बात का भ्रम है कि वही पूरी विश्व व्यवस्था को चलाएंगे तो चलेगी और नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगी, और भारत ने इस बात का जवाब बखूबी दिया है। बीते कई समय में ये उदाहरण इस तरीके के रहे हैं कि जब यूएस से इतर भारत ने अपने आप को अदरवाइज ऑल्टरनेटिव्स अपने आसपास डेवलप करने की लगातार कोशिश की, और न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें सफलता भी पाई। यामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके इकोनॉमिस्ट के तौर पर। टैरिफ अब 18% हो गया, तो मैं जाहिर है कि आपसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगी। अमेरिका के साथ इस टैरिफ डील के बाद जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ए, क्या हम उसे पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे? बी, जो सबसे ज्यादा कृषि सेक्टर को ओपन कर देने की अमेरिकी बाजारों के लिए जिस बात की आशंका जताई जा रही है, हालांकि सरकार ने कह दिया कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन इस बात की आशंका में आपको क्या लगता है कि किसानों की जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या छोटे किसानों को इससे नुकसान होगा? आपका आकलन इस पर क्या है? जी देखिए, जहाँ तक टैरिफ्स की बात है उसमें एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे वो 25% के आसपास थे, जिसे 18% लेकर के आए हैं, और जो बाकी टैरिफ थे 25% वो पीनल टैरिफ थे। जहाँ तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, भारत ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं और जो अंदरूनी तौर पे सशक्त हुई है, बहुत सारा जो है काम करके, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप करके, सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट्स बना करके, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, एजुकेशन में मेजर चेंजेस करके, और बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लेकर के, उससे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ती है। साथ ही साथ FTAs किए हैं, चाहे वो EU है, कनाडा है या बाकी सब है। US के साथ जो ट्रेड डील होती है उसमें क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाए थे, उनकी अपनी इकोनॉमी पे काफ़ी हद तक असर पड़ा था, जिसमें उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया था, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो ज़्यादातर इनइलास्टिक थे, इन द सेंस कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसे जो है ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे। तो अगर वो टैरिफ लगाते तो उनके ऊपर और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती। तो उन्होंने पहले तो उसको 50%, 25% पे लेकर के गए, और फिर उसको 18% पे लेकर के आए। तो अपनी प्राइसेस को जो है कम किया है उन्होंने, ताकि अपने देश को दिखा सके कि हमने कम कर दिया है कॉस्ट। तो वो उनके फ़ायदे में ज़्यादा जाता है। साथ ही साथ जब हमारे फ़ायदे की बात करें तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरीज में हो और चीज़ों में हो, वो क्योंकि इनइलास्टिक हैं, ज़्यादातर ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है,
उन पे खासा असर टैरिफ के बिना और टैरिफ के साथ ज़्यादा नहीं पड़ता। जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस सरकार ने एक इंडस्ट्री बनाया है। ज़्यादातर कोशिश की है, जितने आप शुरू के बजट्स उठा लें उसमें खासा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरेंजमेंट करना, चाहे इंटेलेक्ट डिजिटलाइजेशन करना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, फार्म लैंड्स को जो है कंसोलिडेट करना, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ ले जाना, उन सब की कोशिश की है। भारत एक ओपन इकोनॉमी रही है जिसमें सारे देशों का जो है प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को साझे तौर पे एमएसपी के माध्यम से और माध्यम से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दी जाती रही है और दी गई है। और साथ ही साथ डील्स के अंदर ये रखा गया है कि एग्रीकल्चर नहीं खुलेगा पर बाकी ये के साथ भी फ्री ट्रेड डील में भी हमने इस बात को रखा था। जी बिल्कुल रखा था, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा गया। और एग्रीकल्चर अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यही कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके का नुकसान किसानों को नहीं होने दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। कुशाग्र सक्सेना जी आ जाइए। देखिए पूर्णिमा जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हमारा कंसर्न ये है कि 2019 से पहले जो लगभग जो टैरिफ वॉर होता था, भारत पर अमेरिका का जो था 2 से 3% का टैरिफ लगता था, जो कि इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 37 to 39% टैरिफ हम लोग लगाया करते थे। अभी ट्रम्प का क्या क्लेम आया, अगर आप उनका फॉलो देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि नो टैरिफ से रिड्यूस करके हम जीरो टैरिफ की ओर तरफ बढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना और समझना होगा कि क्या हम ट्रम्प के आगे इतना ज्यादा नतमस्तक हो चुके हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हमारे 39% टैरिफ को कितना रिड्यूस करने की बात कह रहा है, इसका जिक्र अभी तक हम क्लैरिफिकेशन हमें नहीं इसे लेकर क्या समय सीमा दी है? देखिए, और मैं एक और बात नहीं, उसी में आगे जाइए इसी बात में। ट्रम्प ने टाइमलाइन के लिए क्या कहा है? ट्रम्प ने जो अभी देखिए जितनी भी जानकारियां, हमारा मेन कंसर्न नहीं, ट्रम्प के ट्वीट में आप आ जाइए, उनके डिटेल्ड स्टेटमेंट में आ जाइए। टाइमलाइन क्या रखी है इसके लिए? अगर हमारी तरफ से क्या टाइमलाइन है, नहीं, उनकी तरफ से, उनकी बात आप कर रहे हैं ना कि वही बताते हैं, तो उनकी तरफ से क्या रखा गया, क्या कहा गया? पूर्णिमा जी, अगर ये तो पूरा देश मुद्दे की बात पर आइए ना कुशाग्र जी, उसमें क्या लिखा है मुझे ये बताइए ना। सुनने तो दीजिए। अरे उसमें लिखा क्या है आगे ये बताइए ना, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो सारी जानकारी जो ट्रम्प के ट्वीट से और ट्रम्प के पोस्ट से हमें मिल रही है, रात को आधी रात को ट्रम्प बताता है कि क्या डील हुई है, कब डील हुई है, इसी चीज के ऊपर अगर टैरिफ वॉर को देखें, 25% का हमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, 25% का प्यूनिटिव टैरिफ लगाता है। अगर वेनेजुएला से जो ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया अग्री कर चुका है कि हम रशिया ऑयल नहीं खरीदेंगे, अगर हम सस्ता रशिया ऑयल नहीं खरीदते तो फिर से ही 18% का टैरिफ क्या 25% और मिला के 43% टैरिफ पर पहुंचेगा। और अगर वेनेजुएला का ऑयल आप देखेंगे और अगर मार्केट्स के हिसाब से जाएंगे तो ये सबसे डर्टीएस्ट और सबसे गंदा तेल माना जाता है, हैवी क्रूड ऑयल है, जिसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, रिफाइनमेंट उसका कॉस्टली है। सिंह साहब जवाब देंगे इसका, और मेरे पास कितना समय मुझे ये भी बताइए। सिंह साहब 10 सेकंड मेरे को दे दीजिए। जवाब ले लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड मेरा प्रश्न ही है, हमारा बस सिर्फ 10 सेकंड में लूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी हमारे लेकर आज तक कुशाग्र जी जवाब ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा कि उनके ट्वीट में टाइमलाइन कितनी है, आपने फिर मुझे वो नहीं बताया 5 बार पूछने के बाद। आपने कहा मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया। यही समस्या है, अपनी बात कहकर आप निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं आप बोलने नहीं देते, आप सवाल का भी नहीं जवाब दे रहे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सिंह साहब जवाब देंगे। दरअसल ये समय बर्बाद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं 2-3 चीजें, एक आरोप इन्होंने लगाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्यों स्वागत हो रहा है, तो किसका स्वागत होना चाहिए आप बताइए, एक बात। दूसरी बात, ये साफ झलकता है कि ना इनको ट्रम्प से मतलब है, न टैरिफ से मतलब है, न भारत से मतलब है। हमें पूर्णिमा जी देखिए, हमें ट्रम्प से और टैरिफ से कोई मतलब नहीं, हमें टैरिफ से मतलब है, हमें ट्रम्प की बातें जो ट्रम्प हम पे थोप रहा है, हमें उससे मतलब है। हमें मतलब है कि प्रधानमंत्री कब आकर इस पर पटल पे सारी जानकारी देंगे। अब 3-4 चीजों को मैं बताऊंगा, इससे समझ जाइएगा। अभी ये कह रहे थे टैरिफ, इनकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत एक समय था कि केवल आयात करता था, निर्यात क्षमता उसकी बहुत कम थी। उस समय अमेरिका 0% टैरिफ लगाता था। देश नहीं, दुनिया के बहुत सारे, ऐसा तो नहीं कि केवल भारत पे टैरिफ लगाया। साहब थोड़ा तो पढ़कर आए कीजिए प्लीज, भारत थोड़ी तो जानकारी रखिए। वो टैरिफ लगाता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, टैरिफ लगाया अमेरिका, किस लिए लगाया कि हम रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। क्या हमने बंद कर दिया? नहीं,
उसने टैरिफ लगा, बहुत सारी अगर चीजों में अगर कहा ट्रम्प, कि पूर्णिमा हम जी मैं यही कह रहा हूं, नहीं अगर कर ट्रम्प रहे हमें ये थे, जानकारी तो क्या दे रहा हमने है बंद कर दिया? अपने पोस्ट उसने के कहा माध्यम से कि यूएई इंडिया से अग्री काला कर रहा है समझौता कि नहीं वो रशिया से करेंगे। तेल क्या खरीदना हमने बंद कर बंद कर देगा, दिया? तो पूर्णिमा क्या जी, ये इन हमारा चीजों को स्ट्रेटेजिक समझिएगा। फेलियर नहीं है अगर कल कि को अगर हम कांग्रेस का ऐसे उस पर प्रवक्ता कहे अपने कि सबसे भारतीय पुराने जनता स्ट्रेटेजिक पार्टी का पार्टनर अगर को कोई ट्रम्प के आएगा कहने पे छोड़ रहे तो हम हैं, नहीं तो बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी अब की तरफ से हारता कौन है? क्लैरिफिकेशन भारतीय क्यों नहीं जनता आता पार्टी के इस चीज के प्रवक्ता को ऊपर? और पूर्णिमा जी हम यहाँ बुला महंगा लेती है। वेनेजुला जब ऑयल क्यों आदमी खरीदे कांग्रेस का जब हमें हमेशा डिस्काउंटेड रहता है, रशियन ऑयल फिर मिल वो रहा कहता है है, कि जिसकी देखिए अगर प्रोडक्शन भारतीय इजी जनता है, पार्टी जिसका का रिफाइनरी प्रवक्ता प्रोसेस जो कुछ है बोलेगा वो तो हम कंपैरेटिवली चैनल बहुत छोड़कर चले आसान है, जाएंगे। तो क्यों हम और भारतीय वेनेजुला के जनता तेल पार्टी का खरीदने के लिए प्रवक्ता इतने बोलता बातें है, हैं? उसके बाद भी और चैनल अगर हम छोड़ के नहीं वेनेजुला का तेल बोलता। आप एक खरीदेंगे, काम करिए ना आपको पता है कुशाग्र कि जी, वह एक कांग्रेस काम पार्टी, करिए, आप जिसको अकेले पता बोल नहीं लीजिए किसका सर, हम बोल- लोग सब चले जाते हैं, नहीं, काम करते पूर्णिमा जी देखिए, हैं। नहीं, ये आप अकेले गलत बोल बात लीजिए है, सर, तो इंडिया आप की अकेले कितना बोल बात है? लीजिए, क्योंकि कैसे मेरे हम बार बात बार कर आपको ये बताने के बावजूद कल भी आप मेरे साथ डिस्कशन में बैठे थे पहली बार, और मैंने आपको एक क्लियर किया था कि अपनी बारी में आप बोलिएगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली बोलते रहे। सामने वाले गेस्ट जवाब क्या दे रहे हैं, आप वो सुनने नहीं देते, आप अपनी बात को रिपीट मोड पे वही बात बार बार बोले जा रहे हैं। तो फिर सर आप ही बोल लीजिए ना, बाकी सब लोगों की जरूरत क्या है? तो आप अगर हमें समय बाकी सब लोगों की फिर जरूरत क्या है, आप मुझे बताइए ना फिर। जा रहे हैं तो मैं उनको कैसे अलाउ करूं? आपके साथ में वन ऑन वन बहस करती रहूं और जिस चर्चा के लिए मैं बैठी हूं उस पर डिस्कशन ना करूं? वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, 10 बातें वो गलत बोल रहे हैं। अरे सर, आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, वो आपके लिए तथ्य है। ट्रंप ने बोला आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर होगा, ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। पूर्णिमा जी देखिए 80 बार सर मुझे मत दिखाइए, आप देखिए पहले, मुझे मत देखिए, आप दिखाइए पहले। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसका समय उसको बोलने दीजिए। सिंह साहब, मैं आपके 30 सेकंड्स रख रही हूँ, अपनी बात को खत्म करेंगे उस बीच में। पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि देश के लोग समझते हैं कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं से इस तरह से, अब मैं दलाल कहूंगा तो ये चिढ़ जाएंगे, दलाल नहीं कर, बहुत अच्छे शब्द कर रहा हूं कि वो जाल सोरोस का पैसा हो, चाइना का हो या जो कुछ भी हो, वो कहते हैं कि अब LIC बिक जाएगा, ये संभावना व्यक्त करते हैं। LIC बिका का, फिर वो बोले कि अब भारत की इकोनॉमी डेड हो जाएगी। डेड हुई क्या? फिर वो जाकर कहते हैं कि अब भारत में तो लोकतंत्र जिंदा ही नहीं है, और उसी लोकतंत्र के बदले बहन और भाई दोनों लोग, मुझे लगता है कि अब जीजा जी भी आने वाले हैं, ये तीनों लोग जो है वो ठीक है दोनों सर, लोग ठीक संसद है। बन जाते हैं। रितेश जी, आपका मैं एक क्लोजिंग चीज कमेंट, कहना और मैं चाहूंगा बहुत, क्योंकि कि लिमिटेड टैरिफ टाइम है तो घटना 20 से ठीक है 30 कि सेकंड्स टैरिफ ही दे बढ़ना पाऊंगी। ठीक है, अगर टैरिफ ठीक घट है सर, गया तो ठीक। दिक्कत क्या है? ओके दर्द सर, क्यों है? रितेश जी, मोदी जी से दर्द है। ठीक है। मैम, ये विपक्ष का ये जो मुद्दा है, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, ये जीत या हार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भारतीय उत्पाद का, प्रतिस्पर्धा का और भारतीय रोजगार का मुद्दा है। और कूटनीति में मैम धन्यवाद एक शिष्टाचार माना जाता है, और ये टैरिफ कट भारत के निर्यात पे है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और रोजगार बनेगा। इससे काफ़ी लोगों को जो मीडियम MSMEs हैं उनको फायदा होगा, और जो हमारा समाज है वो सशक्त बनेगा। ठीक है, यामिनी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, दोनों, ये एक स्वागत कदम है और दोनों देशों को जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और स्ट्रैटेजिकली भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हमें सभी के साथ मिलकर के चलना है। और इंडिया का एक बैलेंसिंग पावर रोल रहा है, जो हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करते रहा है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल बस इतना है कि अगर सारी डिटेल्स आ जाएं, आपने भी कहा, निपुण साहब ने भी यही कहा कि अभी पहले हम इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाए तो सारे जो क्लाउड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद किसी को ना कोई शक शुबा होगा, ना कोई शंका होगी, बात खत्म। संजीव साहब जी, उसका इंतजार हमें करना होगा और वो डिटेल्स आएंगी। लेकिन जैसा कि आज हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अपना बयान दिया है, उससे संकेत बहुत स्पष्ट है कि भारत ने एक विन विन, जब तक स्थितियां नहीं इमर्ज की हैं तब तक कोई ये डील पे भारत सहमत नहीं हुआ है। और भारत ने जाहिर है कि अपनी जो राष्ट्रीय हितों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरीज हो, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये बात भी स्पष्ट रूप से मैं देखता हूँ। हालांकि डिटेल्स आएंगी तो और भी ये बातें प्रमाणित हो जाएंगी, लेकिन जाहिर है कि भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और ये भारत की सरकार बहुत निपुण बहुत साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट लेके फिर मैं खत्म करती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए जो ये डील हुई है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और पारस्परिकता के आधार पर हुई है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने भारत को अपने बराबरी का मानकर ये डील की है। और रही बात वेनेजुएला रशिया की, मुझे नहीं पता
जब तक मेरी सरकार ने कोई बात कह रही है मैं बात को सुनने वाला नहीं हूँ। और 2022 में जब हम रशिया तेल खरीदते थे उसका वैल्यू कुछ और था। आज 2025-2026 में रशिया किसी और रेट पर देख रहा है, दे रहा है तेल को। उसका एक बार रेट भी देख लें कि रशिया किस रेट पर दे रहा है। और इसको हम ये कह दें कि वेनेजुएला से खरीद रहा है, इधर से खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि हम सही तरीके से चीजों को स्टडी नहीं करते। ठीक है, और भी इस टैरिफ डील की डिटेल्स का इंतजार रहेगा ताकि और बातों को लेकर स्थिति साफ हो पाए, खासतौर से कृषि क्षेत्र को लेकर, डेयरी क्षेत्र को लेकर कैसे भारत आगे अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, ये भी समझना होगा, देखना होगा।